गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो पार्ट है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण या विशेषताएं इसके बारे में पढ़ा रहा हूं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं वो आपने पढ़ा भी था। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जिसमें कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, ठीक है। और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ये तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत रहते हैं, ठीक है। ऐसी तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। मैक्सवेल ने भी ये देखा कि सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो परिकल्पना की है वो मैक्सवेल ने की है। तो मैक्सवेल ने यह देखा कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को बहुत तेजी से, ठीक है, कि जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को क्या करते हैं, बड़ी उच्च आवृत्ति से इसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। यदि किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, यानी विद्युत धारा बदल रही है, धारा का मान चेंज हो रहा है, पर वो धारा कैसी है, उसकी आवृत्ति अधिक है। तो यदि किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस समय उस परिपथ में क्या होगा, एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग को हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, क्योंकि उस तरंग में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे पहली खोज की थी, प्रायोगिक खोज वो की थी हेनरिच हर्ट्ज ने सन 1887 में, ठीक है। उन्होंने प्रयोग किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो पढ़ाया वो, ठीक है। बाद में जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने भी इन तरंगों की खोज के लिए प्रयोग किए, ठीक है। अब आप इसके लक्षण पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला लक्षण इसका कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, कि इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे, ठीक है। ये लंबवत का चिन्ह हो गया, ठीक है ना। कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं एवं वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र माना बी है, ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी अगर तरंग जेड अक्ष की दिशा में चल रही है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग किस दिशा में चल रही है, जेड अक्ष की दिशा में चल रही है, तो इस तरंग में मौजूद वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, इस जेड अक्ष के लंबवत होंगे। तो माना वैद्युत क्षेत्र है एक्स अक्ष की दिशा में, इस दिशा में क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र तरंग के चलने की दिशा के लंबवत हो गया, एक्स अक्ष जेड अक्ष के लंबवत होती है। इसी प्रकार से वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है जो, ये भी क्या होगा, जेड अक्ष के लंबवत होगा। तो वाई अक्ष की दिशा में कौन सा सदिश होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र आपको साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों एक्स और वाई अक्ष में, तो ये दोनों भी एक दूसरे पे क्या होंगे, लंबवत होंगे, क्योंकि दोनों अक्ष एक्स और वाई अक्ष क्या होते हैं, एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों तरंग के चलने की भी क्या है, लंबवत है, ठीक है ना। दूसरा कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, पदार्थिक माध्यम में भी गमन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके संचरण के लिए, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम, या माध्यम भी कह सकते हैं आप, पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तीसरा, यानी निर्वात में गमन कर सकती है। तीसरा इसका कि ये जो तरंग है, इन तरंगों का निर्वात में वेग, इन तरंगों का
निर्वात में वेग, इन तरंगों का निर्वात में जो वेग है वो स्मॉल सी से प्रकट किया जाता है और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए सूत्र है हमारे पास कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग c बराबर होता है 1/√μ0ε0, जहां μ0 निर्वात, μ0 क्या निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता को प्रकट कर रहा है। ठीक है, अब अगर निर्वात के अलावा और कोई माध्यम है तो अन्य माध्यमों में तरंग की जो चाल होगी उसको मैं v से प्रकट कर रहा हूं। निर्वात में तो मैंने c से प्रकट किया, c का मान 3 × 10⁸ है। अन्य माध्यम जैसे आपका कांच हो गया, जल हो गया, ठीक है, किसी माध्यम में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, तो उसके लिए सूत्र आएगा v बराबर 1/√μ0 की जगह हो जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, ये माध्यम की पारगम्यता, चुंबकशीलता, माध्यम की चुंबकशीलता, और ये माध्यम की क्या है, वैद्युतशीलता है। अब निर्वात शब्द नहीं आया, जो भी माध्यम है, माना जल है तो ये जल की चुंबकशीलता, ये जल की वैद्युतशीलता। इसी को आगे हम लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू बराबर होता है μr इंटू μ0, माध्यम की चुंबकशीलता बराबर माध्यम की निरपेक्ष या आपेक्षिक चुंबकशीलता इंटू निर्वात की चुंबकशीलता। ऐसे ही एप्सिलॉन बराबर आएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। तो ये मान यहां पर रखिए, तो ये हो जाएगा μr इंटू μ0 और ये एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, और ये जो है v बराबर हो गया, इसमें इसको आगे हम लिख सकते हैं 1/2 भागों में बांट रहा हूं मैं इसको, μ0 एप्सिलॉन 0 वाला पार्ट अलग कर दे रहा हूं, μ0 एप्सिलॉन 0 इंटू 1/√μr एप्सिलॉन r, ये अलग कर दे रहा हूं, ये √μ0 एप्सिलॉन 0 अलग हो गया और ये μr एप्सिलॉन 0r अलग कर दिया, दोनों भिन्नों को गुणा कर दिया, दोनों फ्रैक्शन को गुणा कर दिया आपने। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये है c, आपने भी देखा है, ये क्या है c। तो c इंटू ये c यहां न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश में, अपॉन में क्या गया √μr एप्सिलॉन। ठीक है ना, और ये जो सूत्र है ये वाला, ये 1/, ये अंडररूट इसमें μr, इसको लिख दो आप, इसको डायरेक्ट v बराबर c/n। ठीक है, ये n क्या है, ये अपवर्तनांक है, ये क्या है, अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र होता है n बराबर, अपवर्तनांक को n से प्रकट कर रहे हैं, तो n बराबर हो गया ये √μr एप्सिलॉन r। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये अपवर्तनांक आपको बाद में पढ़ाया जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश का दो माध्यमों में जो वेग होता है उन वेगों का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये c/n आ गया, ये v क्या है इसमें, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, c क्या है इसमें, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸, और n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। ये किसका अपवर्तनांक है, जैसे अगर आप जल में वेग निकाल रहे हैं तो ये n क्या होगा, जल का
निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर आप कांच में वेग निकाल रहे हैं तो ये n क्या होगा, कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना। आपने स्नेल के सूत्र में पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू अपवर्तनांक n, पढ़ा होगा ना, तो वो यही n है। ठीक है ना, प्रकाश में पढ़ा होगा आपने अपवर्तन के नियम में, तो हम बाद में पढ़ाएंगे उसको, वहां जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल आता है सूत्र में कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग बटे अपवर्तनांक। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें अगला गुण इसका कि क्या ये तरंगे, इन तरंगों में आवेश होता है या ये तरंगे आवेशित होती हैं या ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं या वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, तो इसका जवाब क्या है। ठीक है, तो जब इन तरंगों को किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो ये तरंगे अप्रभावित रहती हैं। यानी अगर इन तरंगों को आप धन प्लेट और ऋण प्लेट के बीच से गुजारेंगे, किन तरंगों को, ईएम वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अगर आप किसी वैद्युत क्षेत्र से गुजारे, वैद्युत क्षेत्र में क्या किया हमने, यहाँ पर आवेशित प्लेटें रख दी, तो यहां पर इन प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारने पर विद्युत चुंबकीय तरंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये न तो धन प्लेट की ओर आकर्षित होगी न तो ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होगी, ये बिना किसी प्लेट की ओर विक्षेपित हुए आकर्षित हुए निकल जाती है, यानी अब विक्षेपित रहती है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र का इन प्लेटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से ये अगर चुंबकीय ध्रुवों के बीच से गुजारी जाए, माना यहाँ आपने उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव रखा है किसी चुंबक का, ठीक है, तो ये चुंबक के ध्रुवों के बीच से गुजारने पे अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में भी अगर इन तरंगों को गुजारें तो तब ये तरंगें क्या रहती है, अब विक्षेपित रहती है। तो इसका अर्थ है कि इन तरंगों पर वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आया है एग्जाम में क्वेश्चन कि इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन पे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक हो गया। अब जो है इसमें ये कैसे उत्पन्न होती है, तो ये तरंगें आवेशों के दोलन गति के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। आवेशों की दोलन गति से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये तरंगें आवेशों की दोलन गति से उत्पन्न होती हैं। या ये कह दीजिए कि किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा अगर बहुत उच्च आवृत्ति से बदल रही है तो ऐसे में भी वहां क्या होंगे, आवेश क्या करेंगे, दोलन गति करेंगे और तब वहां पर ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होंगी। ठीक है, अगला इसका कि ये जो तरंगें हैं ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण कर सकती हैं। अर्थात जब ये तरंगें किसी माध्यम में प्रवाहित होंगी तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ठीक है ना। माना अगर ये तरंगें जेड अक्ष की दिशा में बह रही हैं, एक्स अक्ष दिशा में वैद्युत क्षेत्र, वाई दिशा में क्या है इन तरंगों का चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है जेड अक्ष दिशा में क्या हो रहा है, तरंग संचरण हो रहा है। तो तरंग संचरण की दिशा में ये तरंगें क्या करती हैं, ऊर्जा को ले जाती हैं, ये ऊर्जा का संचरण करती हैं। ठीक है, और यहां पर एक भौतिक राशि का अध्ययन क्या आता है, एक भौतिक राशि आती है कि जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग सदिश। पॉइंटिंग सदिश, तो पॉइंटिंग सदिश किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का परिभाषा आती है कई बार। पॉइंटिंग
सदिश। पॉइंटिंग सदिश, ठीक हो गया। पॉइंटिंग वेक्टर, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? इस वेक्टर को हम P से प्रकट करते हैं, ठीक है। किससे प्रकट करते हैं? P से। और इसकी परिभाषा क्या है कि जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में ऊर्जा संतरित कर रही है, ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर ले जा रही है, तो उस समय क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा संचरण की दर, कि जब किसी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग संचरित होती है तो एकांक क्षेत्रफल से संचरित ऊर्जा संचरण की दर को पॉइंटिंग सदिश कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि एकांक क्षेत्रफल से संचरित या गुजरने वाली ऊर्जा संचरण की दर, या ये कह दो एकांक क्षेत्रफल में ऊर्जा संचरण की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग सदिश कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B अपॉन म्यू जीरो, ठीक है। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B अपॉन म्यू जीरो। यहां पर वेक्टर E क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंग में किसी समय वैद्युत क्षेत्र का मान है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों सदिश विद्यमान होते हैं। दोनों क्या होते हैं? समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं और दोनों समान कला में होते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, समान कला में होते हैं और ये समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं, ठीक है। तो ये किसी समय वैद्युत क्षेत्र का मान है E, किसी समय चुंबकीय क्षेत्र का मान है B, क्योंकि ये स्थिर नहीं होंगे, लगातार बदल रहे होंगे। जैसे प्रत्यावर्ती धारा लगातार बदलती है, वैसे वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल रहे होंगे। कभी वो अपने चरम मान पे होंगे, कभी शून्य मान पे। जैसे प्रत्यावर्ती धारा कभी धन दिशा में अधिकतम मान पे होती है, कभी ऋण दिशा में अधिकतम मान पे होती है, कभी क्या होती है? शून्य मान पे। बिल्कुल उसी तरह से वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होंगे? कभी अपने अधिकतम मान पे, कभी शून्य मान पे, कभी विपरीत दिशा में अधिकतम मान पे, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसमें यहां पर आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो B अपॉन आपने पढ़ा था कि किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र वहां पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपने पहले पढ़ा था। तो यहां पर B इज इक्वल टू नियतांक आता है जिसको हम लिखते हैं म्यू जीरो और ये H, ठीक हो गया। थोड़ा ये आपका है था क्या लिखा था? B इज प्रोपोर्शनल टू H। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर B इक्वल टू एक नियतांक है म्यू जीरो, इसे कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, और ये H। तो यहां से H का मान निकालिए। H बराबर क्या हो गया? वेक्टर B अपॉन म्यू जीरो। तो B अपॉन म्यू जीरो के स्थान पर आप H रख सकते हैं, तो आप रखें यहां पे ये B अपॉन म्यू जीरो आ गया। तो P बराबर हो गया आपका वेक्टर E क्रॉस वेक्टर H। H क्या है? इस H को कहते हैं, जहां H क्या है? आरोपित चुंबकीय क्षेत्र, या इसे कहते हैं चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकन क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें अगला पॉइंटिंग सदिश आपने पढ़ लिया कि पॉइंटिंग सदिश किसे कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित या संचरित कह दीजिए, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित ऊर्जा संचरण की दर, ये पॉइंटिंग सदिश कहलाती है। ठीक है, एक नंबर में परिभाषा आती है, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इसमें कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जब किसी माध्यम में प्रवाहित होती है तो वो ऊर्जा का संचरण करती है, आपने पढ़ा। तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र के कारण भी ऊर्जा संचरित होती है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी ऊर्जा संचरित होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होगा, या उसके लिए फॉर्मूले क्या है, तो उसको देखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसको मैं लिख रहा हूं UE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उत्पन्न ऊर्जा। तो ये होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, कैपिटल E स्क्वायर, जहां E क्या है? किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, UE क्या है? वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा। और ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न ऊर्जा UM, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न ऊर्जा। इसका सूत्र होता है B²/2μ0। इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन आपने पहले की है, ठीक है, ये पिछले चैप्टर्स में आपने की है इनकी डेरिवेशन। जहां B क्या है? किसी क्षण चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये E और B क्या होते हैं? समय के साथ आवर्त रूप से परिवर्तित होते हैं। दोनों क्या होंगे? कभी शून्य मान पे होंगे, कभी धन दिशा में अधिकतम, कभी फिर ऋण दिशा में अधिकतम। जैसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव होते हैं, उसी प्रकार से E और B का नेचर होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम जो औसत मान अगर लें कि वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न औसत ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न औसत ऊर्जा देखें, तो औसत ऊर्जा में ये E और B नहीं आएंगे। वहां पर क्या आएंगे? वहां पर E के स्थान पर आ जाएगा ERMS। ये क्या कहलाता है? वर्ग माध्य मूल मान। किसका? वैद्युत क्षेत्र का। और B के स्थान पर ले लेंगे हम BRMS, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुल औसत ऊर्जा, उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कुल औसत ऊर्जा का सूत्र यहां पर, ये देखिए इसको, UE, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? औसत ऊर्जा किसके कारण? किसके कारण है? ये जो आपका आया क्या, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, UE जिसको मैं कह रहा था, हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। इसको लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व। ये क्या है? ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा, वो कहलाता है ऊर्जा घनत्व। तो वो ये है, कुल ऊर्जा नहीं है, एकांक आयतन में ऊर्जा। और जो ये UM था, ये क्या था? एकांक आयतन में
ऊर्जा, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे, ये भी ऊर्जा घनत्व है, पर ये किसके कारण होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व के सूत्र क्या है, यू एम और यूपी के सूत्र इस प्रकार से आगे, ठीक हो गया ना। अब आप निकाल रहे हैं इससे क्या, यहां पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा को मानव यू से प्रकट कर रहे हैं, कुल ऊर्जा नहीं बल्कि कुल ऊर्जा घनत्व के लिए इसको, कुल ऊर्जा घनत्व U ये बराबर होगा यू ई प्लस यू एम, ठीक है ना। तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर हम औसत ऊर्जा घनत्व देखें तो औसत ऊर्जा घनत्व में ई और बी के स्थान पे क्या आएगा, ई आर एम एस और बी आर एम एस, ठीक है ना, जहां पर औसत मान निकालें, क्योंकि इनके मान तो लगातार चेंज हो रहे होंगे, ई और बी के मान। तो वहां पर औसत मान देखते हैं, तो औसत मान क्या होंगे, औसत ऊर्जा घनत्व, तो यहां पर आ जाएगा इनका औसत, ये औसत का चिन्ह लगा दिया आपने, तो यू बार बराबर यू ई बार का मान, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाफ एप्सिलॉन 0 ई आर एम एस का स्क्वायर प्लस हाफ इसका क्या जाएगा, बी डी ए क्या आएगा, बी आर एम एस, इसका स्क्वायर तो अपॉन, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0, ठीक है। अब इनके मान क्या रखेंगे, आपने जैसे आई आर एम एस का मान क्या पढ़ा था भाई, आई 0 अपॉन √2, वैसे ही ई आर एम एस का मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ई 0 अपॉन √2, और बी आर एम एस का मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, बी 0 अपॉन √2। जैसे आई 0 क्या था, धारा का चरम मान या आयाम, वैसे ई 0 क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का चरम मान, बी 0 क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का चरम मान, यानी वो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो अधिकतम मान ग्रहण कर रहे हैं ना, वो होंगे वो, ठीक है ना। ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान, ये चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वाले। तो रखिए इनके स्थान पे इसको यू बार कुल ऊर्जा घनत्व या कुल औसत ऊर्जा घनत्व, ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ईआरएमएस का स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई 0 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये क्या है भाई, बीआरएमएस का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, बी 0 स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0 पहले था, अपॉन में 2 एक और आ जाएगा, और बीआरएमएस ये है ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा, u बार इक्वल टू ई 0 स्क्वायर एप्सिलॉन 0 ई 0 स्क्वायर अपॉन 4, और यहां क्या गया प्लस बी 0 स्क्वायर अपॉन 4 म्यू 0, ठीक है। ये है कुल औसत ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ठीक है। ये वाला जो ऊर्जा घनत्व है ये किसके कारण है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, और ये वाला जो ऊर्जा घनत्व है किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण। अब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, अभी मैं इसको निकाल के दिखा रहा हूं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कैसे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक लक्षण यह भी है कि निर्वात में ये इसका E0 अपॉन B0 वैद्युत क्षेत्र का चरम मान और चुंबकीय क्षेत्र का चरम मान, इसका जो मान होता है E अपॉन E0 अपॉन B0, ये जो है C के बराबर होगा, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, C माने निर्वात में प्रकाश का वेग, ये 3 गुणा के 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये C वो है। E0 अपॉन B0 के स्थान पर क्या रखते हैं, स्मॉल c, तो यहां से E0 बराबर क्या हो गया, C B0, ठीक हो गया। एक तो इस सूत्र को अप्लाई करना यहां, और एक करना किसको, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 को मैंने क्या लिखा था,
सी, यहां भी स्क्वायर करो तो यहां स्क्वायर करने पे क्या आएगा, सी स्क्वायर, यहां स्क्वायर करने पे क्या आएगा, ये हो जाएगा, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0। ई जीरो के स्थान पे सी भी जीरो और इस सूत्र का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इस समीकरण में ये क्या चीज है भाई, ये है वैद्युत ऊर्जा, सॉरी वैद्युत ऊर्जा नहीं, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व। तो ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व को मैंने किससे दर्शाया, यूई बार से। ये यूई बार का मान था क्या, एप्सिलॉन 0 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, और E0 स्क्वायर के इसको रखिए, E0 का मान रखिए CV0। क्या आ रहा है ये बताइए इसको, UE बार बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। मैंने कहा E0 बराबर क्या होता है, CB0, तो रखिए यहां पे, यहां क्या आएगा CB0, इसका भी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0, ये क्या हो गया C स्क्वायर B0 स्क्वायर। और फिर मैंने कहा था कि C स्क्वायर के पे क्या रखना, 1/μ0 एप्सिलॉन 0, तो रखिए यहां पर C स्क्वायर पे, ये क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 और C स्क्वायर पे क्या रखा, 1/μ0 एप्सिलॉन 0 इनटू B0 स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, क्या आ गया, ये आ गया B0 स्क्वायर अपॉन 4μ0। ये क्या चीज है, ये वाला है ना, ये क्या था, ये था चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व। और हमने शुरू कहां से किया था, यूई बार से। तो यानी यूई बार और यूएम बार ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वैद्युत क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम जहां पर B²/B0 ये वाला इसके स्थान पे, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये क्या चीज है, ये क्या है यूई बार और ये क्या है यूएम बार। मैंने कहा ये दोनों बराबर है, तो बराबर है मतलब हम यूई बार के स्थान में क्या लिख सकते हैं, यूएम बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर प्रूफ नहीं हुआ, यूई ये मैंने इससे शुरू किया था, ये वाला 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, E0 के स्थान पे CB0 रखा था, क्या था ना। तो मैंने यूई बार से शुरू किया, अंत में इसको किसके बराबर निकाला, यूएम बार के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो यूई बार के स्थान पर हम यूएम बार लिख सकते हैं। तो इससे क्या आ गया, यहां क्या आ गया, U बार ये किसके बराबर होता है, 2UM बार के बराबर। अर्थात कुल औसत, ये क्या चीज है भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों में कुल औसत ऊर्जा घनत्व, ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व के दुगने के बराबर होता है। और यूएम के स्थान पर हम यूई भी लिख सकते हैं, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं U बार बराबर 2UE बार, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। कि कुल ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र के कारण औसत ऊर्जा घनत्व के दुगने के बराबर होता है। तो सिद्ध होता है यहां पे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण औसत ऊर्जा घनत्व सदैव क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसके अन्य गुण क्या है कि वैद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगें वो क्या करती हैं, वो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन की घटनाओं को प्रकट करती हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकाश में ये घटनाएं होती हैं, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये प्रकाश में होती है घटनाएं। तो क्योंकि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः ये घटनाएं
विद्युत चुंबकीय तरंगों में होती हैं। दूसरा अगला गुण क्या है इसका, ये तरंगें अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। किसका? अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं। और अगला गुण कि इन तरंगों के साथ संवेग संबंधित होता है। ठीक है ना, कि इन तरंगों के साथ संवेग संबंधित होता है। इन तरंगों के साथ संवेग संबंधित या संवेग संबद्ध होता है। ठीक है, ये तरंगें जिस तल पे पड़ती हैं उस पर दबाव डालती हैं और उस दबाव को हम क्या कहते हैं? विकिरण दाब कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विकिरण दाब। ये तरंगें इनके साथ, इन तरंगों के साथ संवेग संबंधित होता है और ये जिस तल पे पड़ती हैं उस तल पे दाब डालती हैं, उस दाब को हम क्या कहते हैं? विकिरण दाब। बल्कि उसका जो फॉर्मूला है P बराबर डीपी, उस पे दाब बराबर बल बट्टे अवलंब बल बट्टे क्षेत्रफल, इससे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, विकिरण दाब का। ठीक है, तो यहां पर हम इसको 1/a लिखते हैं और F मतलब बल। तो बल के लिए न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम है कि बल क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये संवेग परिवर्तन की दर। तो यहां पर दाब का सूत्र आ गया। स्मॉल p संवेग को दर्शा रहा है, कैपिटल P ये विकिरण दाब को दर्शा रहा है। ठीक है ना, और अंतिम इसमें सूत्र है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करती है। इन तरंगों की तीव्रता का सूत्र होता है 1/2 ε0 c कैपिटल E स्क्वायर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता घनत्व पर निर्भर करती है। मैं यहां पर इसको ब्रेक कर रहा हूं। तो आज आपने विस्तृत रूप में इसके गुण पढ़ लिए। ठीक है ना, अगले टर्न पे हम यहां पर आपको ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में मौजूद जो अन्य तरंगे हैं, सूर्य प्रकाश में मौजूद तरंगों के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।